तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्दर आगे जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसा कि हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ओके, और आगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो उससे पहले हमारा जो छोटा सा टॉपिक जो रह गया था लास्ट टाइम, दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। जो हमने डी ब्रोगली रिलेशनशिप ड्राइव किया है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ओके, सो हमने देखा कि जो मैटर्स होते हैं उनका जो होता है डुअल नेचर होता है, ठीक है। मींस जो कोई भी मैटर हो, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास क्या होगी, पार्टिकल नेचर भी होगी और वेव नेचर भी होगी। बट इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज ओनली। मींस अगर हम लार्ज बॉडीज़ की बात करते हैं, कुछ बड़े एटम्स की बात करते हैं या बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी अवेलेबल मेथड के साथ, ठीक है। सो प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि दीज बॉडीज आर सेड टू हैव नो वेवलेंथ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है, ठीक है, जब उसको हम थ्रो करते हैं तो वो एक तरह से पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, बट उसकी जो वेव नेचर है वो हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल इतना बड़ा है और इसलिए उसकी जो वेवलेंथ होगी वो छोटी बहुत होगी, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम कहते हैं कि दीज बॉडीज और दीज पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी वेवलेंथ, okay, so thus any material body in motion can have the wavelength, but it is measurable only in case of the microscopic bodies, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें हम इसको मेजर कर सकते हैं, ओके, प्रोटॉन्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनकी जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिटरमिन कर सकते हैं, उसका वेवलेंथ हम डिटरमिन कर सकते हैं, ओके। कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे करेंगे। देखो, सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। अगर वो किसी एक वेलोसिटी, सपोज कर लो कि वेलोसिटी उसकी कितनी है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओके। तो वहाँ पे जो उसकी वेवलेंथ आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 7.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगी। कैसे पता लगेगा हमें? हमने क्या करना है, जो हमारे पास डी ब्रोगली रिलेशन है उसमें हमने पुट करना है H/mv, ठीक है। तो वैल्यूज जब पुट करेंगे, हमारे पास H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन मास हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी हमने ली है 10⁻6, ओके। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर, ओके। सो दिस वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स रेज, ओके, जो कि हम इजिली मेजर कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई बड़ा पार्टिकल है जिसका मास ज़्यादा है, सपोज हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है 10 ग्राम, ओके। अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, मींस 10⁻6 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, ओके, तो उसके साथ हमारी वेवलेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी, सो दैट वुड बी इक्वल टू H/mv। सो यहाँ से हम निकालेंगे 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन मास कितना लिया हमने, 10 ग्राम, सो इसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 हमारे पास क्या है, उसकी वेलोसिटी है। सो दिस वुड कम आउट टू बी 6.63 इंटू 10⁻38 मीटर। देखो, जब इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास जो वेवलेंथ था दैट वाज 10⁻10 मीटर, ओके, मींस 7.28 आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। बट यहाँ पे ये वेवलेंथ और भी शॉर्टर है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसको हम किसी भी अवेलेबल मेथड से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस वेवलेंथ इज वेरी वेरी शॉर्टर देन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, उनकी रेडिएशन से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी नॉन मेथड। सो इसलिए जो लार्जर बॉडीज़ हैं उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड हैं, ठीक है, उनको हम जो उनकी वेवलेंथ है उसको हम नहीं मेजर कर सकते किसी भी मेथड से, ओके। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, एक साइंटिस्ट थे वर्नर हीज़ेनबर्ग, उन्होंने 1927 में
ये एक प्रिंसिपल दिया था। वो क्या था, किस तरीके से, किस बेसिस पे उन्होंने दिया था? उन्होंने कहा कि देखो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मूव करते देखते हैं, ठीक है, कोई भी है, चाहे वो कार है, साइकिल है या कोई और ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की अपनी कोई ट्राइजेक्ट्री होती है, कोई एक डेफिनेट पाथ होता है, ठीक है। तो वो जो उसका पाथ है या जो ट्राइजेक्ट्री है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पता हों, पोजीशन एंड वेलोसिटी अगर हमें पता हो उसकी, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम देख सकते हैं अभी उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या फॉलो हो रही है, ठीक है। मींस अगर उसकी इनिशियल पोजीशन हमारे पास यहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी में पता है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कहाँ पे होगा, उसकी वहाँ पे क्या पाथ होगा, मीन्स वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हम सब कुछ ईजिली डिटरमिन कर सकते हैं, ओके। बट ये चीज़ जो है, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उन केस में हम उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो वेलोसिटी है, जो मोमेंटम है, वो हम एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और दी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सो ऑन दिस बेसिस हीजनबर्ग ने हमें एक स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, ये तो स्टेटमेंट हमें समझ आती है कि ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और एक डिफिकल्ट टास्क है कि हम किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और साथ में उसकी जो वेलोसिटी है वो दोनों को एक साथ हम उसकी मेजर कर पाएं, ठीक है, ये उसने कहा। बट साथ में उसने कहा कि विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को मेजर करते हैं एक साथ, तो उसमें या तो उसकी पोजीशन में या उसकी वेलोसिटी में कहीं ना कहीं एरर आएगी। जो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कहीं ना कोई उसमें क्या आएगी, एरर आएगी। वी मींस एग्जैक्टली एक्यूरेटली जो उसकी वेलोसिटी है उस टाइम पे और उस टाइम पे जो उसकी पोजीशन है वो हम डिटरमिन नहीं कर सकते किसी भी मेथड से। सो मैथमेटिकली हमारे पास एक रिलेशन आया कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड the uncertainty in momentum means the product of uncertainty of position and momentum would be either equal or greater than h upon 4 pi means अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो उसकी मोमेंटम में हमारे पास एरर आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। अगर हम मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो पोजीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आएगी। तो मीन्स उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम उसकी जो वेलोसिटी या मोमेंटम को मेजर करते हैं उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है तो उसकी पोजीशन में वहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो गई। फिर अगर हम थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो उसकी जो मोमेंटम है या वेलोसिटी है उसमें ज़्यादा एरर आएगी। बट प्रोडक्ट दोनों का क्या रहेगा, हमेशा वो कांस्टेंट रहेगा। या तो वो क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा h/4 पाई, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा रहेगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो मीन्स कि अभी इनके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो रहेगी, या वो इसके बराबर रहेगी या इससे ज़्यादा रहेगी और उसकी कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो डेल्टा x हमने लिखा है दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, मीन्स एरर इन द पोजीशन, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा p इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ओके। और जो साइन हमने लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है डेल्टा x और डेल्टा p का या तो वो ग्रेटर होगा या फिर वो इक्वल होगा किसके, h/4 पाई के, ओके। तो मीन्स मैंने जैसे बताया कि इट कैन नेवर बी लेस देन दैट ऑफ द h/4 पाई, इससे ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। और जो इक्वालिटी का साइन है वो क्या बताता है कि उनके अंदर मिनिमम इतनी अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर हम लिखें कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल्स टू h/4 पाई, मीन्स ये जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ये मिनिमम अनसर्टेनिटी रहेगी उसके अंदर, ठीक है। अगर आप कोशिश करते हो कि पोजीशन में भी मिनिमम एरर आए और मोमेंटम में भी मिनिमम एरर आए, जब उनका प्रोडक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो एक मिनिमम कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, दैट वुड बी इक्वल टू h/4 पाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास डेल्टा x स्मॉल आता है, मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज स्मॉल है, तो उस केस में जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे डेल्टा p में जो हमारे पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी रहेगी हमारे पास, दैट वुड बी लार्ज। मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी रहेगी दैट वुड बी लार्ज, ओके। और इसी तरह से अगर आप कोशिश करते हो कि मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मेजर कर पाओ, या यू कैन से
कि आप मोमेंटम को मेजर करते हो उसके बहुत नज़दीक पहुंच सकते हो कि उसमें मोमेंटम की वैल्यू में हमारे पास एरर क्या रहे, कम रहे. सो इफ डेल्टा पी इज स्मॉल मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज स्मॉल, इन दैट केस डेल्टा एक्स वुड बी लार्ज, मीन्स वहां पे उसकी पोजीशन में क्या रहेगी, एरर ज़्यादा आएगी. ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज मेजर्ड accurately then there will be more error in the measurement of the momentum. Conversely, if the momentum is measured more accurately, in that case the position will not be accurately known. Okay, so next है हमारे पास भी क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि जिससे हम इनकी जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है उसको हम फाइंड आउट कर पाएँ. देखो, किसी भी पार्टिकल की अगर हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या आएगा, कोई ना कोई एक सोर्स यूज करना पड़ेगा जिससे हम इलेक्ट्रॉन को इजीली देख पाएं. देखो, हम जनरल बात करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. ओके, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जब हम इसके ऊपर कोई लाइट फॉल कराएंगे तो क्या करेगी, लाइट इसके पास स्ट्राइक करेगी. स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, स्कैटर होगी, और स्कैटर होने के बाद क्या करेगी, हमें किसी ना किसी ऑब्जर्वर में उसको देख सकते हैं. ठीक है, हमें पता लगेगा कि उसकी पोजीशन उस टाइम पे कहाँ थी. ओके, तो मीन्स ये लाइट सोर्स हमारा जो है वो हमारा काम कर सकता है उसकी पोजीशन को डिटरमिन करने में. ओके, सो जब हमारे पास अगर तो पार्टिकल यहाँ पे बड़ा है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, तो क्या करेगा, जो फोटोन ऑफ लाइट यहाँ से जा रहा है इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, स्कैटर होगा इजिली, और वो क्या करेगा, हमारे पास किसी एक सोर्स में माइक्रोस्कोप में हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं. बट अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम फोटोन स्ट्राइक कराएंगे, मीन्स कोई लाइट यूज कर रहे हैं उसको देखने के लिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो क्या करेगा कि वो जो फोटोन वहाँ से आ रहा है वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करने के बाद वहां पे क्या करेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा. ठीक है, उसमें एप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कि पार्टिकल अपना जो नॉर्मल पाथ है, सपोज देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे पास ये एक न्यू हुआ है ऑर्बिट है, इसमें मूव कर रहा है इस तरीके से. ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पहुंच चुका है, तो उसका पाथ क्या हमारे पास ये पाथ है, जो एक्चुअल पाथ है उसका. ठीक है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप फिट किया हुआ है कि हम उसको यहाँ से एक लाइट सोर्स से हम फोटोन ऑफ लाइट यहाँ पे भेजें. ठीक है, और यहाँ से लाइट जो स्कैटर करके हमारे पास यहाँ पे आए और हम उसकी पोजीशन देख पाएँ. तो क्या होगा कि जैसे ही हम लाइट सोर्स ऑन करेंगे तो फोटोन वहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगे और उसकी जो पोजीशन है उसको डिस्प्लेस कर देंगे. ठीक है, जो वहाँ पे घूम रहा था उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या वो चेंज हो जाएगी. तो क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास फोटोन आ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसकी भी अपनी कोई वेवलेंथ होगी, इसकी भी अपनी कोई वेवलेंथ है, तो वो क्या करेगी, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. अगर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो जो नॉर्मल उसकी यहाँ पे वेव जा रही थी वो क्या हो जाएगी, वहाँ से चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो वो अपनी ट्रैजेक्टरी क्या होगा, चेंज कर लेगा. अगर चेंज कर लेगा तो उसकी पोजीशन भी क्या होगी, खत्म होगी वहाँ से. ठीक है, और मोमेंटम भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा. अब मोमेंटम कैसे चेंज होगा, देखो जैसे ही फोटोन उसके साथ स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो उस फोटोन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी की वो फोटोन होंगे, वो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर. जब इस इलेक्ट्रॉन को उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो इसकी अपनी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो मीन्स उसका मोमेंटम इंक्रीज हो गया. क्योंकि हमने देखा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पी स्क्वायर अपॉन एम वी होता है, और पी स्क्वायर पर 2m होता है. ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो E है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है. ठीक है, वहाँ से हमारे पास ये मोमेंटम भी आ रहा है, इंटू अगर हम V लिखें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा पी स्क्वायर है. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, तो मीन्स वहाँ पे उसका मोमेंटम भी चेंज होगा. उसकी अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो उसका मोमेंटम भी वहाँ पे चेंज होने वाला है. तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कोई सोर्स यूज करें कि जिसमें से जो फोटोन निकल रहे हैं अगर उनकी वेवलेंथ क्या हो, शॉर्टर हो, अगर उसकी वेवलेंथ जो शॉर्टर होगी तो उससे क्या होगा, उस जो पार्टिकल हमारे पास यहाँ फोटोन जो पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी. जब लो एनर्जी के फोटोन इस पर स्ट्राइक करेंगे तो इसकी पोजीशन में या इसकी मोमेंटम में जो ज़्यादा चेंज नहीं आएगी, मीन्स उसकी जो हम कह रहे हैं भी अनसर्टेनिटी आएगी वो कम आएगी. बट अब ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर हम लो एनर्जी फोटोन को यूज़ करते हैं, मतलब क्या है कि जिनका फोटोन क्या जिसकी जो रहेगी अपनी फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, तो जब तक हम उस फोटोन को रिलीज करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ जाके उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करे, तब तक तो इलेक्ट्रॉन कहीं और पहुंच चुका होगा. मीन्स अगर हम उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी. हम सोच रहे हैं कि फोटोन यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और हम फोटोन दे रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी और जगह पे पहुंच चुका होगा. ठीक है, तो मीन्स उसकी पोजीशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहाँ पहुंच चुका होगा. तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश में हमने उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी इंक्रीज कर दी. फिर क्या हो सकता है कि हम कोई जो है
हाई एनर्जी फोटोन यूज़ करें, तो अगर हाई एनर्जी फोटोन यूज़ करते हैं तो उसका वेवलेंथ शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि हाई एनर्जी करेंगे तो इसकी पोजीशन तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, बट उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है। क्योंकि हाई एनर्जी फोटोन जो आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फटाफट उसके पास पहुंच जाएगा, उसकी पोजीशन तो बता देगा, उसकी पोजीशन में जो होगा थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अगर जब तक फोटोन यहाँ पहुंच रहा है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, बट उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, उससे क्या होगा, उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। तो मोमेंटम में जो उसका एक्चुअल मोमेंटम है वो हमें एक्यूरेटली नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है कि अगर हम इंडिविजुअली उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहें, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर एक टाइम पे हम दोनों चीजें फाइंड आउट करना चाहें, वो पॉसिबल नहीं है। दैट वाज द थ्योरी ऑफ हिजनबर्ग एंड दैट इज नोन एज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस है? ओके, सो यहाँ पे देखो हमने देखा है कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हम ये चीज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे मैंने भी बताया कि हम उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं एक्यूरेटली, ठीक है, और उसका मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्यूरेटली, बट दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम, ऐसी टेक्निक्स हमारे पास हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि उनका पोजीशन और उनकी मोमेंटम को हम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कारण है कि जो उनके अंदर अनसर्टेनिटी आती है? तो अनसर्टेनिटी क्या आती है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनको हम विदाउट डिस्टर्ब किए हुए हम उनकी जो पोजीशन और मोमेंटम है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा पार्टिकल। अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, फिर से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारे पास कि हम दोनों चीज़ें जो है एक साथ मेजर कर पाएँ। अब बात कर रहे हैं कि हम डेली लाइफ की। डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं विदाउट अल्टरिंग देयर मोशन, कि हमें ऐसा कोई सोर्स नहीं चाहिए कि हम उसके साथ स्ट्राइक कराएं और उसकी वो क्या करे, मोमेंटम या पोजीशन को चेंज कर पाए, ठीक है। जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट हमें मूव करता दिखाई दे रहा है, मीन्स जो व्हाइट लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है, उसके ऊपर स्कैटर होकर हमारी आइज में जा रही है, तभी हम उस जो है ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पा रहे हैं। और जो व्हाइट लाइट उसके ऊपर जो फॉल कर रही है, तो उससे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या उसकी मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम उसको एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे है उस टाइम पे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम वहाँ पे इजीली मेजर कर सकते हैं। हमारे पास वेलोसिटी मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट भी हैं, ओके, और जब लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है तो हम उसकी पोजीशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों एक साथ हम देख सकते हैं। जैसे बात करें जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस के पास हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि वो जो फास्ट रनिंग हमारे पास जो कार्स हैं या ट्रक्स हैं, उनकी वेलोसिटी को देख लेते हैं, उनकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जब उनके पास से गुजरता है तो उनको पता है कि उसकी पोजीशन यहाँ पे हमसे कितनी दूर है, ठीक है, और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो उनको वो डिस्टेंस भी पता चल जाता है कि इतनी दूरी पे जो एक कार या कोई बाइक या कोई जा रहा है, कोई भी व्हीकल जा रहा है, तो उसकी वहाँ पे वेलोसिटी क्या है। तो मीन्स बड़े ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे डेली लाइफ में हम देख सकते हैं इनको ईजिली, उनकी जो पोजीशन है और उनकी जो वेलोसिटी है उसको हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसलिए हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ओके। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा डीप ब्रॉगली रिलेशनशिप या फिर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हमने, क्या उनको यूज करके हम क्या ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि ये जो पढ़ा हमने कि हमारे पास एक एटम होता है, एटम के सेंटर में हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और मास होता है एटम का, और उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये अभी तक हमारे पास थ्योरीज थी कि ऐसा होता है, बट क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में हो, ठीक है। और वी कैन से, हमें कई बार पूछा जाता है व्हाई वी सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाई दे आर नॉट एग्जिस्टेड इन द न्यूक्लियस, ओके। तो यहाँ पे हम हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करेंगे, जो कि हमें ये कंफर्म करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में नहीं हो सकते हैं। देखिए अब कैसे, देखो हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम का जो रेडियस है, वी कैन से द रेडियस ऑफ एटम जो है वो दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻15 मीटर, ठीक है।
अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो मीन्स हमारे पास जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है उसकी पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, दैट वुड बी 10⁻⁻15। मीन्स अगर न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और न्यूक्लियस का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम नहीं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज 10⁻⁻15। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी रेडियस के अंदर ही रहेगी हमारे पास, ठीक है, या वो इस साइड हो सकता है, या वो इस साइड हो सकता है, ये साइड हो सकता है, किस साइड भी हो सकता है। मीन्स उसकी जो अनसर्टेनिटी रहेगी उसके अंदर वो इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी उसके अंदर कितनी रहेगी, 10⁻15 मीटर रहेगी। और अगर उसका डेल्टा एक्स मीन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 10⁻15 मीटर है, और अगर हम यूज करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे भी उसके जो मोमेंटम है, जो उसकी जो वेलोसिटी है, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आएगी। तो हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दैट इज ईदर इक्वल और ग्रेटर देन h/4π, ठीक है। और वी कैन से द डेल्टा एक्स इंटू m इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। मीन्स अब यहां से हम उसकी वेलोसिटी की जो अनसर्टेनिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे जो डेल्टा वी दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, दैट वुड बी ईदर इक्वल और ग्रेटर देन h/4π m इंटू डेल्टा एक्स। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ओके, सो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10⁻15। So after putting the values of m and delta x in this relation, so we get the delta v is greater than or equal to 6.6 into 10⁻34, जो कि वैल्यू है हमारे पास h की, अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू आ गई हमारे पास, इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 1 इंटू 10⁻15, जो कि हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। सो आफ्टर सॉल्विंग दीज ऑल तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी है इन वेलोसिटी, दैट इज मच हायर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है हमारे पास, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स वहां पे जो उसके अंदर जो एरर आएगी उसकी वेलोसिटी के अंदर, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा आएगी। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, फॉर एनी पार्टिकल टू हैव वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे तो अनसर्टेनिटी है, इतनी एरर है, हालांकि वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा एरर है उसकी। ओके, सो हेंस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट वी हैव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या चीज। अब यहां से हमारी एक्चुअल जो है क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होगी, कंसेप्ट ऑफ जो ऑर्बिटल आएगा वो यहीं से आएगा। देखो, एक साइंटिस्ट थे इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने 1926 में इलेक्ट्रॉन का जो एटम के अंदर जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। सो उसने कुछ नहीं किया, जो डी ब्रॉगली का रिलेशन था उसको यूज किया, जो उसका आइडिया था उसको यूज किया कि मोशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव उसने बताई थी, उस सबको यूज किया और बताया कि वाकई ही हाँ, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका पाथ या उसकी जो वेलोसिटी है उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते तो कोई बात नहीं है, हम उसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसने एक इक्वेशन दी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कि सपोज हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। मीन्स हमारे पास ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है। मीन्स पार्टिकल क्या है, किसी एक रूम में बिल्कुल हवा में यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो सपोज उसकी पोजीशन यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे, ठीक है, उसको यूज करके उसने एक इक्वेशन दी कि हमारे पास ये इक्वेशन है डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी
साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो x y z है दैट आर दी स्पेस कोऑर्डिनेट्स, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके, E is the total energy and V is the potential energy and H is the Planck constant, और जो psi है, psi is nothing but the amplitude of the electron wave, ठीक है, जिसको हम सिंपली वेव फंक्शन भी कहते हैं। psi is known as the wave function। अब मैं बताऊंगा भी होता क्या है वेव फंक्शन। ओके, तो अगर हम बात करें कि सपोज हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो वहां पे हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी दी डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर वो वाई एक्सिस में जा रहा है तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। अगर वो जेड एक्सिस में मूव कर रहा है तो वहाँ पे सिर्फ जेड एक्सिस का कंपोनेंट आएगा, एक्स और वाई 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये जो हमने लिखा था यहाँ पे कि डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम साई को कॉमन ले लें बाहर यहाँ पे, तो हमारे पास ये चीज़ बनती है डेल स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देते हैं साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर और डेल स्क्वायर कहते हैं। इसको हम सिंपली इसे डेल स्क्वायर लिखते हैं, दैट इज नोन एज द डेल स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डबल डिफरेंशियल है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, इन तीनों का सम हमारे पास क्या आता है, डेल स्क्वायर आता है, और इसको बोलते हैं हम लैप्लेशियन ऑपरेटर। दैट इज ए सिंपल एक ऑपरेटर है हमारे पास, लैप्लेशियन ऑपरेटर। ओके, सो ये हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज नोन एज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये कैसे ड्राइव की उसने, कैसे स्टेट में ये मैथमेटिकल इक्वेशन उसने दी, वो हम डिस्कस करेंगे भी आई कहाँ से। देखो, अगर सपोज करो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अराउंड, जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो सपोज हमारे पास वो एक वाइब्रेशन मोशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं और उनकी अपनी एक वेव है, मीन्स वो न्यूक्लियस में मूव कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो बड़ी क्या कर रहे हैं अभी शॉर्टर वेवलेंथ से, बहुत हाई स्पीड से वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे मूव कर रहे हैं वेवलेंथ में। तो ऐसे पार्टिकल लगता है कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे लगेगा कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसको उसने कंपेरिजन किया कि सपोज हमारे पास एक वॉल के साथ हमने एक स्ट्रिंग को फिक्स किया हुआ है, ठीक है, उस स्ट्रिंग की कोई लेंथ है। ओके, अगर हम इस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो हमें दिखता है कि वो वाइब्रेट कर रहा है, बट उसके अंदर क्या होती हैं, कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो उसके अंदर क्या हो रही होती हैं, कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वो इस तरीके की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो कभी ऐसी आएंगी तो कभी क्या आएंगी, वो इस तरीके से आएंगी। तो जब ऐसा होता है तो उसको कंपेयर किया गया कि ये भी एक वेव प्रोड्यूस हो रही है और ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जस्ट ये जो हमारे पास यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये फिक्स्ड हुई है, तो इसको इसने बोल दिया स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो कहता है बिल्कुल जैसे ही हमारे पास स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है किसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में। ठीक है, जब वो एक स्ट्रिंग क्या होता है, दो किसी पॉइंट्स पे हमारे पास फिक्स्ड होता है और उसको हम जब वाइब्रेट करते हैं तो वो जैसे प्रॉपर वाइब्रेट करता है थोड़ी देर के लिए, उस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इस जो हमारे पास ये वेव मोशन आई है, ठीक है, ये हमारे पास जो मोशन होती है इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास साइन इक्वेशन होती है। ठीक है, जो इसकी मोशन है दैट इज गिवन बाय द साइन इक्वेशन एंड दैट इज नोन एज दैट इज रिटन एज साई इज इक्वल टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है फॉर ए वेव मोशन। उसके लिए एक साइन इक्वेशन होती है दैट इज नोन एज साई इज इक्वल टू a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ओके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है कि यहाँ पे a जो है एक कांस्टेंट है, x क्या है हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, एंड लैम्डा इज दी वेवलेंथ विच इज प्रोड्यूसिंग। और ये जो हमारे पास ने बोला साई, साई क्या हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, वो कौन सा एम्पलीट्यूड है, ये वाला एम्पलीट्यूड है, कि उसका जो एम्पलीट्यूड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो कितना है, दैट इज नोन एज साई। ठीक है, यहाँ पे ये साई है, ये साई है, ये सारा कुछ साई है हमारे पास।
ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा, डी साई बाई डी एक्स, हम एक्स के साथ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो वी विल गेट ए 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब ये कैसे आया, हमारे पास इक्वेशन होती है कि अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं किसका, ए साइन बी एक्स का, सो दैट विल गिव अस दी ए जो कि कांस्टेंट है इनटू बी, ठीक है, इनटू कॉस एक्स। ओके, तो ये बन गया। अब ये हमारे पास 2 पाई क्या है यहाँ पे, 2 पाई इज दी बी, ठीक है, तो ये बी हमारे पास आगे आ जाएगा ए के साथ, और हमारे पास जो साइन एक्स है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास जो साइन बी एक्स है दैट बिकम्स दी कॉस बी एक्स। ओके, फर्दर इसको हम अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट वुड बी इक्वल टू ए 2 पाई अपॉन लैम्डा, हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा अगेन माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब ये क्या हुआ कि अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं किसका, ए कॉस बी एक्स का, तो दैट विल गिव अस द वैल्यू माइनस ए बी साइन बी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, ऑलरेडी पड़ी हुई है। हमारे पास ये क्या था यहाँ पे, ये हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो यहाँ पे हमारे पास हम कर रहे हैं ए कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी था, अब यहाँ पे जो बी है वो फिर से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन भी आया, ए तो ऑलरेडी था हमारे पास, साथ में बी आ गया, तो इट बिकम्स साइन बी एक्स। ओके, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सबको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर लैम्डा स्क्वेयर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू साई, क्योंकि हमने इसको पहले देखा था कि हमारे पास साई इज इक्वल टू क्या है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ पे हमने साई पुट कर देना है। सो वी विल हैव द डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर अपॉन लैम्डा इंटू साई, ठीक है। सो now further putting the value of lambda from de Broglie relation, that is lambda is equal to h upon mv, we will get the d square psi upon d x square is equal to minus 4 pi square m square v square upon h square into psi, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब कंसीडर करेंगे कि सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है और उसकी हमारे पास कोई ना कोई टोटल एनर्जी रहेगी, दैट वुड बी ई, and we know that the total energy of any particle is equal to the kinetic energy plus its potential energy, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर, एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम v पुट कर देते हैं, सो वी विल हैव E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस वी। नाउ अगर हम क्या करें, इसको फर्दर रीअरेंज करें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हर इक्वेशन को, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2E इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर प्लस 2v। फर्दर यहाँ से हमारे पास एम वी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2e माइनस वी आ जाएगा, और v स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2e माइनस वी अपॉन m आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ v स्क्वेयर फ्रॉम हेयर टू द प्रीवियस इक्वेशन, हमारे पास थी इक्वेशन डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर m स्क्वेयर v स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर इंटू साई। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये डी स्क्वेयर साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर इंटू 2e माइनस वी अपॉन एम अपॉन एच स्क्वेयर इंटू साई। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज माइनस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इन वन डायरेक्शन, इस तरह से हम y एक्सिस में भी लिख सकते हैं, वो भी सेम आ जाएगा, और z एक्सिस में हमारा सेम आ जाएगा, और जब हम तीनों को हम सम करेंगे, सो वी विल गेट डेल्टा स्क्वेयर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा स्क्वेयर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वेयर प्लस डेल्टा स्क्वेयर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर m अपॉन h स्क्वेयर e minus v psi is equal to 0. So this equation is the basis of the
वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन दी 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो कंसीडर करके चल रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस इन द 3 डिमेंशन। तो यहाँ से जो सर्कुलर पाथ का जो हमारे पास बोहर मॉडल में जो हमने कंसेप्ट लिया था वो यहाँ से वो डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास हम किसी भी एक एटम या मॉलिक्यूल के लिए उसकी जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास जैसे हमने कहा भी यहाँ पे एनर्जी निकलती है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी वो एनर्जी है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। तो एच कैप क्या है, यहाँ पे एक नया ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है। तो जब इस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एंड दैट वैल्यू भी कॉरस्पॉन्ड टू दी एनर्जी, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन फिर से आ जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑपरेटर इज नोन एज दी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसको सिंपली हम कई बार हैमिल्टोनियन अकेला भी लिख देते हैं, ओके। तो फर्दर जो इसकी डिटेल है, सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन का वो कैसे आएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने यहाँ पे ड्राइव किया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और डिस्कस किया है हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर।